यहाँ देखो आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं। तो अपन इसके बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं? सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ये सब अपना हो चुका है। देन अपन ने दो टाइप्स पढ़े सिंक्रोनस मशीन के, एक सेलियंट पोल और एक सिलेंड्रिकल। ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इनके नंबर ऑफ पोल्स किस में ज्यादा होता है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। देन अपन ने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ के अपन ने इक्वेशन देखी है। ठीक है, एंड देन आर्मेचर वाइंडिंग देखी है अपन ने, तो पोल पिच, कॉइल स्पान, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये सब देखा। आफ्टर दैट अपन ने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन। तो अपन ने ये देखा कि आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो किस अकॉर्डिंग वो आपके मोटर को अफेक्ट करती है। तो वो क्या पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग मोटर में चेंजेस करती है। अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर है तो क्रॉस मैग्नेटाइज करेगी, आपका लैगिंग पावर फैक्टर है तो डीमैग्नेटाइज करेगी, आपका अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो आपको इस तरह से इसे अपन देख चुके हैं। देन उसके बाद में अपन ने ये देखा कि जो जनरेटर के लिए अपन ने पढ़ा जस्ट उसका रिवर्स अपन को मोटर के केस में पढ़ना होता है। देन सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या होता है? अभी तक तो अपन क्या बोलते थे कि जो भी अपना जो रिएक्टेंस होता है केवल उसी उसी में लॉसेस होता है, केवल इसमें लॉस होता है। बट अब अपन इसमें क्या ऐड कर देते हैं, एयर गैप के आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी जो इम्पीडेंस होता है वो भी अपन इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से अपना होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। यानी कि देखो, जो अपनी मोटर यहाँ पे जो आपको जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज मिलता है वी, आवाज मत करो, माइक ऑफ करो अपने। यहाँ देखो, कहने का क्या मतलब है कि जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है वी, ठीक है, ये कैसे मिलता है आपको? सबसे पहले जो आपका जनरेट होता है, यहाँ पे सपोज जनरेटर में आपका ये वोल्टेज जनरेट हुआ, अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको? आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो भी लॉस हुआ वो माइनस करना है। देन उसके बाद में आपको जो रिएक्टेंस होता है, लीकेज रिएक्टेंस, उसके कारण जो भी लॉस हुआ वो माइनस करना है, और रेजिस्टेंस के कारण जो भी लॉस हुआ वो माइनस करना है। जब इतना माइनस कर दोगे तब आपको मिलेगा आपका ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। और इसको कंबाइन में अपन क्या कह देते हैं? सिंक्रोनस इम्पीडेंस कह देते हैं इन दोनों को कंबाइन में। तो इसे अपन रीड आउट कर चुके हैं जैसे। क्या आवाज नहीं आ रही बेटा? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? किसी को भी नहीं आ रही? आप लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना। एक बार आपका नेटवर्क चेक करो। अभी आ रही है? देखो, मैं ये कह रही हूँ, अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने ये देखा था कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, उसका टाइप, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, ये सब अपन देख चुके हैं। अपन ने आर्मेचर रिएक्शन भी देखी है कि आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करती है आपके पावर फैक्टर पे, कि पावर फैक्टर यूनिटी है तो होगा आपका क्रॉस मैग्नेटाइज, पावर फैक्टर आपका लैगिंग है तो होगा वो डीमैग्नेटाइज, और पावर फैक्टर लीडिंग है तो वो होगा आपका मैग्नेटाइज। यहाँ तक अपन देख चुके हैं। फिर उसके बाद में अपन ने ये देखा कि जैसे कि सपोज आपके जनरेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ उसको अपन ने लिख दिया ई, लेकिन आपको आउटपुट में मिलता है वी। सपोज जनरेटर में प्रोड्यूस हुआ 100 तो आपको आउटपुट में ओनली 70 मिलता है। तो कहाँ कहाँ पे लॉस होता है? कुछ लॉस तो जाते हैं आपके आर्मेचर रिएक्शन में, सपोज 10 हो गया ये। कुछ लॉसेस होते हैं आपके लीकेज रिएक्टेंस में, इसको सपोज आप कर लो 5। और कुछ होते हैं आपके 15 कर दो आप इसको। उसके बाद में कुछ लॉसेस होते हैं आपके रेजिस्टेंस में, तो ये हो गया 5। इनमें इसमें 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 लॉसेस होते हैं, उसके बाद में आता है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो क्या हुआ? ये हो गया आपका जनरेटर के अंदर जो जनरेट हुआ, उसके बाद में कुछ पार्ट आपका आर्मेचर रिएक्शन में लॉस हो गया, कुछ पार्ट आपका लीकेज रिएक्टेंस में लॉस हो गया, और कुछ पार्ट आपका स्टेटर रेजिस्टेंस में लॉस हो गया। उसके बाद में जो होता है उसको वी से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका आउटपुट वोल्टेज। यहाँ तक अपन देख चुके हैं। अब ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस है, तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन एक्स एक्स से डिनोट डिनोट कर देते हैं। इसका नाम होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन वाला इम्पीडेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस वाला इम्पीडेंस, इन दोनों को कंबाइंड में अपन बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो यहाँ तक अपन देख चुके हैं। ये इसके पावर फैक्टर फेजर डायग्राम अपन ने कल देखे थे। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? फेजर डायग्राम सबको सब समझ में आए थे ये वाले? देखो, अब आज अपन को पढ़ना है वोल्टेज रेगुलेशन।
तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपके वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं है, वैसे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, बट आपके सिलेबस में अभी यही है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, देखो आपने क्या किया, एक मशीन है, ये आपका जनरेटर है, ठीक है। इस पे पहले तो आपने क्या किया, फुल लोड लगा दिया। तो फुल लोड लगा दिया तो सपोज आपका आउटपुट वोल्टेज आया 70। फुल लोड लगा दिया तो सारे लॉसेस वगैरह सब कुछ हो गए, इसमें तो आपका रेजिस्टेंस आया 70, वोल्टेज आया आउटपुट वोल्टेज 70। अब एकदम से आपने क्या किया, सारा लोड हटा दिया, ठीक है, पूरा लोड हटा दिया, तो अब आपका आउटपुट वोल्टेज आया, बहुत कम लॉसेज होंगे, अब आपका आउटपुट वोल्टेज आया 90। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जब आपने फुल लोड लगा रखा है तब कितना आउटपुट में मिल रहा है, और जब आपने बिल्कुल भी लोड नहीं लगा रखा है तब आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन को क्या बोलते हैं अपन डेफिनेशन में, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर इज द राइज, यानी कि कितना राइज हुआ, राइज इन वोल्टेज एट द टर्मिनल when the load is reduced from full load rated value to zero। मतलब एक बार तो आपने फुल लोड लगा दिया, तो आपका सपोज फुल लोड लगाने पे आपका आया इतना, अब जैसे ही आपने बिल्कुल फुल लोड हटा के बिल्कुल इसको कोई भी लोड नहीं लगा रखा, तो कितना राइज हुआ आपके वोल्टेज में, कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, यही होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी माइनस वी अपॉन वी। ये ईडी क्या है, ये है वोल्टेज जब आपने कुछ भी लोड नहीं लगा रखा है। ये V क्या है, ये V वो वोल्टेज है जब आपने फुल लोड लगा रखा है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये होता है आपका पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ बनता है, ये होता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव एक्सिस के लिए पॉजिटिव होगा लैगिंग पावर। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो लीडिंग पावर के केस में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ आता है, यहाँ आता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर, तो इसके केस में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन बस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता है। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, राइज इन वोल्टेज व्हेन द फुल लोड इज रिमूव फ्रॉम द मोटर, ठीक है, या जनरेटर, जो भी आप बोलना चाहो। ये हो गया अपना वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, टू रिएक्टेंस थ्योरी। सिंक्रोनस मशीन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन टू रिएक्टेंस थ्योरी। तो देखते हैं अपन क्या होता है ये। अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है वो अभी अपन ने देखा कि सिंक्रोनस मोटर के दो पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल और एक सेलियंट, दो पार्ट है। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो सिलेंड्रिकल के बारे में पढ़ा है, क्योंकि उसके अंदर रोटर क्या होता है, इस तरह से होता है, ये इस तरह से आपका रोटर होता है, इस तरह से आपका स्टेटर होता है। तो क्या जैसे अपने बाकी मशीन के बारे में पढ़ा है वैसे ही होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, सारी जगह सेम सेम एयर गैप होता है, तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अब सेलियंट पोल में क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि इसके जो पोल होता है थोड़े प्रोजेक्टिंग होता है, इस तरह से बाहर की तरफ इसके पोल इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें आपका जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखो तो एयर गैप की वैल्यू देखो कितनी सी है, और यहाँ देखो तो एयर गैप की वैल्यू कुछ अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, सेलियंट पोल में नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है आपका। अब देखो उससे क्या क्या होता है, तो कुछ कुछ टर्म्स है, पहले अपन वो टर्म्स देख लेते हैं। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ नॉर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द रोटर इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस और डी एक्सिस। यहाँ देखो, जो पोल्स के सेंटर में आप ये एक्सिस बनाते हो, ये वाली एक्सिस या ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन डी एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस, जो पोल से बनती है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सिस। अब जो एक्सिस दोनों पोल के सेंटर से आप बनाते हो, यानी कि इन दोनों पोल के सेंटर में ये वाली जो आप एक्सिस बनाते हो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक है। तो दो टाइप की एक्सिस पढ़ी अपन ने। अगर आप जैसे नॉर्थ पोल कंसिडर कर रहे हो, तो नॉर्थ, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द रोटर इज कॉल्ड डी एक्सिस। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ साउथ मैग्नेटिक पोल, अगर साउथ की बात कर रहे हो तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डी एक्सिस, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हो तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डी एक्सिस, ठीक है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री हाफ वे बिटवीन द एडजेसेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के हाफ में जो सिमेट्री बनेगी, जो एक्सिस बनेगा, उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस और क्यू एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो रोटर है उसमें जो नॉर्थ पोल के अक्रॉस आप सिमेट्री बनाओगे उसको बोलेंगे पॉजिटिव डी एक्सिस, जो साउथ पोल के अक्रॉस बनाओगे उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव डी एक्सिस, और जो नॉर्थ और साउथ के हाफ वे में जो आप एक्सिस बनाओगे उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस। अब देखो क्वाड्रेचर मतलब क्या होता है, क्वाड्रेचर मीन्स होता है 90 डिग्री, क्वाड्रेचर एक्सिस
मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका नाम क्वाड्रेचर इसने इसलिए रखा है क्योंकि जो अपन ने देखा था पोल पीस क्या होती है, डिस्टेंस, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, यानी कि जो दो पास वाले आपके पोल्स हैं इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, यही होती है पोल पिच। तो अपन ने पढ़ा था पोल पिच होती है 180 डिग्री, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा किसी भी दो पोल के बीच का एंगल वो होगा अपना 180 डिग्री। अपन कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, इनके हाफ वे वाली लाइन कंसिडर कर रहे हैं। तो हाफ यानी कि कितना हुआ, ये भी 90, ये भी 90, और 90 को ही अपन बोलते हैं क्वाड्रेचर, इसीलिए इस एक्सिस का नाम इन्होंने रखा है क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या है। अब मैं आपकी टू रिएक्टेंस थ्योरी, तब टू रिएक्टेंस थ्योरी में क्या होता है ये ध्यान से देखना। टू रिएक्टेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय दिस प्रपोज द थ्योरी प्रपोज टू रिजॉल्व। अब देखो थ्योरी आपकी क्या बोलती है कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, एक तो फील्ड में आपका फ्लक्स होता है, आपने अभी तक दो टाइप के फ्लक्स पढ़े हैं, एक होता है आपका फील्ड फ्लक्स, एक होता है आपका आर्मेचर फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आपके पास पहले एमएमएफ आता है, जैसे कि अपने पास जब ईएमएफ आता है तभी तो आपके पास करंट फ्लो होती है, बिना ईएमएफ के करंट कैसे होगी। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो अपने पास क्या क्या चीजें होती है, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपना ईएमएफ होता है, करंट होती है, रेजिस्टेंस होता है। इन्हीं सब चीजों को मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलता है, ईएमएफ बन जाता है आपका एमएमएफ, करंट बन जाता है आपका फ्लक्स, और रेजिस्टेंस बन जाता है आपका रिलक्टेंस। बस ये टर्म्स चेंज हो जाती है, बाकी सारे फंक्शंस इनके यही होता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट का, वैसे रिलक्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लक्स का। करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ से, तो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, एमएमएफ से। ठीक है, तो ये सारी वही चीजें हैं, बस इलेक्ट्रिकल में अपन इनको इन टर्म से बोलते हैं, और यही चीजें मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट टर्म से बोली जाती है। तो टू रिएक्टेंस थ्योरी, अब देखिए क्या कहता है, ये ऐसे कहता है कि अपने स्टेटर है, यहाँ पे रोटर हो गया, आपने रोटर को इस तरह से सप्लाई दे दी तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगी, आपने प्राइम मूवर से उसको रोटेट कर दिया तो ये इस तरह से घूमने लग गया। अब क्या हुआ, आपके स्टेटर में भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, फ्लक्स से पहले क्या होता है, एमएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो अब जो एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ ये वो होता है कि अपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि सेलियंट पोल में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। अगर आप डी एक्सिस के अलोंग ले तो आपको अलग अलग एयर गैप मिलेगा, अगर आप क्यू एक्सिस को कंसिडर करोगे तो आपको अलग एयर गैप मिलेगा। तो एयर गैप डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या होगा, एयर गैप मतलब क्या होगा, रिलक्टेंस। देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक मेरा पाथ है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 और दूसरे पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100, तो इन दोनों के अक्रॉस जो करंट होगी वो सेम होगा क्या, इन दोनों के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो सेम फ्लो होगी या डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट ना, सेम ही तो बहुत बेसिक चीज है। तो बस वही, जैसे अपना रेजिस्टेंस है वैसे ही रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफ फ्लक्स, अपोजिशन ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे एयर गैप की वैल्यू कम है, यानी कि जितना भी अपोजिशन ऑफर होगा, जो रिलक्टेंस की वैल्यू होगी वो यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे एयर गैप की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस होगा फ्लक्स के लिए वो यहाँ पे ज्यादा होगा। आप ही सोचो, एक तरफ तो आपके पास क्या है, रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और एक तरफ आपके पास रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी फ्लक्स डिफरेंट होगा और ये वाला फ्लक्स डिफरेंट होगा। जैसे करंट दोनों पाथ में डिफरेंट होती है, वैसे ही अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स भी दोनों पाथ में डिफरेंट होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि इस वाले केस में सेलियंट पोल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स होता है। जब अपन ने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ी थी तो अपन ने देखा था सिलेंड्रिकल पोल है, जब सिलेंड्रिकल पोल है तो अपन ने ये सब कंसिडर ही नहीं किया, अपन ने सेम फ्लक्स मान लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब क्या है, एयर गैप कहीं पे अलग है, कहीं पे अलग है, इसलिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये जो रोटर है इसको अपन ने सप्लाई दे दी, इसको रोटेट करना स्टार्ट करवा दिया। अब जो आपका ये जो स्टेटर है, इसमें जो आपका एमएमएफ डेवलप हुआ, ये भी दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, एक तो जो डी एक्सिस के कारण जनरेट होगा, एक क्यू एक्सिस के कारण जनरेट होगा। अब इस डायग्राम में देखो कि एयर गैप कौन से एक्सिस में ज्यादा है, डी एक्सिस में या क्यू एक्सिस में, एयर गैप कहाँ पे ज्यादा है, क्यू में। जहां पे एयर गैप ज्यादा होगा, एयर गैप जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे क्या, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या होता है, अपोजिशन, फ्लक्स को प्रोड्यूस होने में कोई चीज आपको रोक रही है, मतलब रेजिस्टेंस, तो वहीं पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एयर एक तरह से रोक ही तो रही है, वो अपोजिशन ही प्रोवाइड कर रही है, वो रिलक्टेंस ही प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ज्यादा अपोजिशन मिल रहा है। ठीक है, डी एक्सिस में कब से यहाँ पे ज्यादा अपोजिशन मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, इस वाले पाथ में आपका कम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और इस वाले पाथ में आपका ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कुछ समझ आ रहा है क्या,
है ना। और समझ आ रहा है ना क्यों, क्योंकि एयर गैप भी अलग अलग है, तो आपके पास क्या होगा, एमएमएफ भी अलग अलग होगा। एक एमएमएफ ज्यादा होगा, दूसरा एमएमएफ कम होगा, क्योंकि एक में ज्यादा रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है, दूसरे में कम रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखिए, अपनी पूरी रिएक्टेंस थ्योरी बनी है। तो देखो ये क्या बोलता है, the theory proposes to resolve the given armature MMF into two mutually perpendicular components. Perpendicular क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे है ये दोनों perpendicular component. One is located, अभी हो रहा है, one is located along the d axis और other is located along the q axis। मतलब इसने बोला दो टाइप के आपके पास MMF प्रोड्यूस हो रहा है, एक d axis के along और एक q axis के along प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, the d-axis component of the armature MMF is denoted by this and q-axis component is denoted by this। अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइज होगा, डी मैग्नेटाइज होगा, अपन बस बोल रहे हैं दो टाइप के हैं, एक ज्यादा है और एक कम है। अब अपन को नहीं पता ना कि इन दोनों में से कौन सा मैग्नेटाइज है, कौन सा डी मैग्नेटाइज है, तो अभी वो वाला पॉइंट भी अपन को ध्यान में नहीं रखना है। अभी बस अपन को ये देखना है कि एयर गैप डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए एमएमएफ भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एक होगा डी एक्सिस के अलाउंग, एक होगा आपका क्यू एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो अब इसने क्या करा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एफ डी को तो इसने लिख दिया एफ ए साइन, अब सपोज ये एफ है, ये आपका एमएमएफ है, तो इसने इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इसने कर दिया क्यू एक्सिस के अलाउंग, एक इसने कर दिया डी एक्सिस के अलाउंग। तो अगर ये वाला एंगल की साई कंसिडर कर रहा है, तो ये वाला एफ क्या हो जाएगा, एफ ए साइन कॉस फाइव ऐसे, और एफ बी क्या हो जाएगा आपका, एफ ए साइन फाइव। इस तरह से इसने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अपन देखेंगे क्या होता है। अब देखो, इन द सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन द एयर गैप इज यूनिफॉर्म। जो सिलेंड्रिकल वाला रोटर था उसमें तो क्या होता था, अपना एयर गैप यूनिफॉर्म होता था। द प्रोजेक्टिंग फोर स्ट्रक्चर, the projecting pole structure of the rotor of salient pole machine makes air gap highly non-uniform। अब salient pole में क्या होता है, ऐसे बाहर की तरफ इसके projecting poles होते हैं, producing poles होते हैं, तो उससे क्या होता है कि air gap non-uniform हो जाता है। Consider a two-pole salient pole rotor rotating in the anti-clockwise direction. The axis along the rotor is called direct axis, ये वही सब बातें हैं, and the axis perpendicular to d axis is called q axis। these two axes are shown in the figure। अब देखो अभी क्या कह रहा है कि डी एक्सिस फ्लक्स पाथ इन्वॉल्व टू स्मॉल एयर गैप, यानी कि ये जो डी एक्सिस का पाथ है इसमें बहुत छोटे छोटे दो एयर गैप है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो डी एक्सिस में क्या है, बहुत छोटे छोटे एयर गैप है आपके पास। ठीक है, एंड एन इज द पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। ठीक है, यही है कि डी एक्सिस में बहुत स्मॉल आपके पास एयर गैप है, तो यहाँ पे क्या है, रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। अगर आप क्यू एक्सिस देखें, इसमें एयर गैप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। रिलक्टेंस मतलब एक तरह से जो आपके फ्लक्स को अपोजिशन ऑफर कर रहा है, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे रिलक्टेंस है। तो क्यू एक्सिस के अलोंग आपका रिलक्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू डी एक्सिस। ठीक है, तो ये अभी इसने ये टू पोल मॉडल कंसिडर किया है इसने। अब देखो अब क्या कहता है ये, the rotor flux induce a voltage EF in the stator. If the lagging power factor is connected to the synchronous generator, a current IA will flow. The current IA lag behind the generated voltage by an angle phi। अभी कह रहा है कि सपोज आपका जो स्टेटर है इसके अंदर ये वोल्टेज जनरेट हुआ है, अपन लैगिंग पावर फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, तो अपने पास एक करंट ये जनरेट हुई है, ये इससे क्या कर रही है, लैग कर रही है, क्योंकि अपन ने लैगिंग लोड कनेक्ट किया है। द आर्मेचर current produces magnetomotive force, मतलब MMF. This MMF lags behind IA by 90 degree. The MMF FS produces stator magnetic flux BS along the direction of FS. The stator MMF is resolved into two components, namely direct axis component and quadrature axis component। इस तरह से, यानी कि अभी तक इसने वही बोला कि रोटर है, रोटर में आपने करंट दी, मैग्नेटिक मोटिव एमएमएफ प्रोड्यूस हो गया, आपके स्टेटर में भी ईएमएफ आ गया, करंट आ गई, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आपके पास एमएमएफ प्रोड्यूस हो गया। आपने बोला कि एमएमएफ को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अलोंग दी डी एक्सिस और एक एमएमएफ अलोंग दी क्यू एक्सिस, तो आपने ये बोल दिया। अब यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको भी मैं फाइव डी से डिनोट करूंगी, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, एमएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ देखो इसने क्या बोला कि यहाँ पे दो टाइप के फ्लक्स जनरेट हो गए इस तरह से। इसने बोला जो एमएमएफ है उसके दो पार्ट कर दिए, एक डी एक्सिस के अलाउंग और एक इसने कर दिया क्यू एक्सिस के अलाउंग।
तो फ्लक्स क्या होता है अपना, जैसे अपन लिखते हैं कि करंट क्या होती है, V बाय R होता है, वैसे ही फ्लक्स कितना होगा, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। इसको बोल दिया हमने डी एक्सिस के अलोंग, जो क्यू एक्सिस के अलोंग है फ्लक्स, वो क्या होगा, MMF क्यू एक्सिस के अलोंग डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस क्यू एक्सिस के अलोंग। इस तरह से अपने पास दो फ्लक्स जनरेट हो गए। अब अपन को पता है कि जो क्यू एक्सिस वाला रिलक्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्यू एक्सिस के अलोंग क्या है, एयर गैप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा है अपने पास। तो जब ये वाली चीज ज्यादा है तो अपनी ये वाली चीज कम होगी, तो मतलब जो फ्लक्स है वो डी एक्सिस के अलोंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू एक्सिस फ्लक्स। इतनी चीजें समझ आती है क्या, यही है आपकी टू रिएक्टेंस थ्योरी, मेनली लॉजिक इसका यही है। अगर अपन डायरेक्ट बोलते हैं कि क्यू एक्सिस के अलोंग फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डी एक्सिस, तो आपको समझ नहीं आता, तो ये समझ में आया पर नहीं किस तरह से लिखा है, बेसिकली आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये देखो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए लास्ट में, कि जो क्यू एक्सिस के अलोंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा डी एक्सिस के अलोंग वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लक्स प्रोड्यूस इन क्यू एक्सिस। क्यों, क्योंकि डी एक्सिस में क्या है, जैसे अब ये वही वाली बात है कि यहाँ पे जो अगर मैं करंट बोलूँ इलेक्ट्रिकल टर्म्स में अपन करंट बोलेंगे तो यहाँ वाली करंट की वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ये बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिलक्टेंस की वैल्यू कम है और यहाँ पे आपके रिलक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये चीज समझ में आई, दो एक्सिस है अपने पास, तो अपन ने एमएमएफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जब दो एमएमएफ हो गए तो अपने पास दो फ्लक्स हो गए, एक डी डी एक्सिस के अलोंग, एक क्यू एक्सिस के अलोंग। अब अपन देखेंगे तो अपन को पता चलेगा जो डी एक्सिस के अलोंग आपका फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपकी क्यू एक्सिस के फ्लक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस यही थी आपकी टू रिएक्टेंस थ्योरी, तो ये यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास क्या है, क्यू एक्सिस के अलोंग रिएक्टेंस ज्यादा है तो आपका फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, द डायरेक्ट The direct axis component produces more flux than q-axis component. The direct axis and quadrature axis stator flux produce voltage in stator winding by the armature reaction. अब क्या कह रहा है ये, कि अपन को पहले तो अपन क्या करते थे, एक ही फ्लक्स मानते थे आर्मेचर का फ्लक्स, तो अपन बोल देते थे ठीक है इसी से अपनी आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन अपने समझ ली, फेजर डायग्राम समझ। अब अपन ने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डी एक्सिस के अलोंग, एक क्यू एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो पहले जब अपन ने एक ही कंसिडर किया था तो अपन ने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ी थी, तो इसको क्या बोला था कि भाई ये भी अपन को लॉस करना पड़ेगा, तो अपन ने इससे डिनोट किया था कि आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस और करंट ये हो गया था। बट अब इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे करंट भी दो हो जाएगी, एक होगी आपकी एक्स डी आई डी मान लो यहाँ पे, और इसके कारण क्या होगा, एक्स क्यू आई क्यू। ठीक है, इस तरह से फिर से देखना एक बार ये वाली चीज़। अपन क्या कहते हैं कि पहले क्या था अपना एक सिंगल था, तो अपन बोलते थे आर्मेचर रिएक्शन में ये फ्लक्स लॉस होगा, तो अपन उसको डिनोट करते थे एक्स ए आर और आर्मेचर करंट से, इस तरह से अपन डिनोट कर देते थे, जो अपन ने फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट डायग्राम में बनाया है, यहाँ पे जो अपन ने बनाया है इस तरह से। जी, यहाँ पे देखो, ये अपन आर्मेचर के लिए, आर्मेचर रिएक्शन के लिए केवल एक रिएक्टेंस लिखते थे, अलग अलग नहीं लिखते थे, लेकिन अब आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब आप क्या करोगे, इनको इस तरह से लिखोगे। अब ये जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है, अब ये एक सिंगल ना लेके आपको इसको दो पार्ट में लेना पड़ेगा, एक डायरेक्ट एक्सिस के लिए और एक क्यू एक्सिस के लिए। ठीक है, तो अब इसके भी दो पार्ट होंगे, पहले तो आपने इसको एक से डिनोट कर दिया था, अब आपका फ्लक्स दो हो गए, तो आपके रिएक्टेंस भी दो होंगे, एक होगा आपका एक्स डी और एक्स ए डी, और एक होगा आपका एक्स ए क्यू, इस तरह से, क्योंकि पहले तो आप एक सिंगल लिख देते थे, अब आपको एक दो पार्ट लिखना पड़ेगा। पहले आप आर्मेचर का करंट को आई ए लिख देते थे, लेकिन अब इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, इसके अलोंग आई डी और इसके अलोंग आप लिखोगे आई क्यू। तो अब बस जो अपने अपने फेजर डायग्राम और जो भी पढ़ा है वो अपन को वापस से एक बार रीड आउट करना है, लेकिन अब उसमें क्या होगा, ये एक सिंगल ना लेके अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरह से अपन इसको ऐड करेंगे फेजर डायग्राम। समझ आया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अपन यहाँ पे। कुछ समझ आ रहा है बच्चे, या रिपीट करूं। बोलो ना, तो अपन ने इस तरह से किया। ठीक है, तो अब देखो फेजर डायग्राम का फेजर डायग्राम, तो अब देखो इसको अपन किस तरह से लिखेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं, पहले अपना
ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसमें से क्या पहले अपन आर्मेचर रिएक्शन माइनस करते थे। पहले तो अपन क्या करते थे, डायरेक्ट ये माइनस करते थे एक्स ए आर और आई ई। लेकिन अब अपन कैसे करेंगे, ई में से दो, जैसे ये पहले अपन माइनस करेंगे एक्स डी एक्स अलोंग, फिर अपन माइनस करेंगे क्यू एक्सिस के अलोंग। इसी चीज को अपने दो पार्ट में डिवाइड करना, आई क्यू। बस ये जो चीज थी अब अपने पास दो पार्ट में, एक अलोंग क्यू एक्सिस, एक अलोंग डी एक्सिस। तो बस वही करना है। इसमें यही किया कि जो आपका आर्मेचर एमएमएफ था इसमें से ये इस तरह से ये इक्वेशन देखिए इसमें। ऐसे ही जो अपना पहले वोल्टेज आता था तो अपन क्या बोलते थे कि ये ईएफ है, इसमें से पहले क्या क्या माइनस हुआ, आर्मेचर रिएक्शन माइनस हुई, लीकेज रिएक्टेंस माइनस हुआ, रेजिस्टेंस माइनस हुआ, फिर लास्ट में आपको मिला वोल्टेज। तो जब अपन फेजर डायग्राम बनाते थे तो अपन इसको उल्टा लिख देते थे कि वोल्टेज, वोल्टेज में अगर आप ये सब चीजें उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा वोल्टेज प्लस आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज रिएक्टेंस के अक्रॉस प्लस लॉसेस के अक्रॉस इक्वल्स टू ई। ये अपन ने फेजर डायग्राम में पढ़ रखा है। इसी की हेल्प से आप फेजर डायग्राम बनाते थे कि वोल्टेज में पहले आप क्या करते थे, आर्मेचर रिएक्शन के अक्रॉस ड्रॉप लेते थे। ये अपना वोल्टेज था, इसमें आपने पहले आई ए आर ए ऐड किया, फिर आपने आई ए एक्स ऐड किया, फिर जो आया वो आपका ई बनता था। ये आई ए एक्सेस क्या था अपना, इसी के अंदर आपकी आर्मेचर रिएक्शन भी आ गई थी और इसी के अंदर आपका लीकेज रिएक्टेंस भी आ गया था। तो अब बस अब की बात इसने क्या किया है, ये वाली इक्वेशन है, अब इसने क्या किया, इसको और दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक डी एक्सिस के अलाउंग एक क्यू एक्सिस के अलाउंग। करंट को भी इसने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। तो बस वही वाली इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, बस आपको आर्मेचर रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ देखो ये आपकी इक्वेशन थी पहले, अब इसने क्या किया, इस इक्वेशन में ये वाली चीज तो ऐसे ही आ गई आपकी, ये वाली चीज लीकेज रिएक्टेंस आ गई, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस रिएक्टेंस, ये आपका लीकेज रिएक्टेंस। अब इसके बाद में अपन आर्मेचर रिएक्शन लिखते थे तो इसने आर्मेचर रिएक्शन को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक होगी इक्वेशन। उसके बाद में इसने क्या किया, जहाँ पे भी आपका आर्मेचर करंट लिखी हुई है उसको भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डी एक्सिस के अलाउंग क्यू एक्सिस के अलाउंग। तो जहां जहां पे आपके पास आई ए लिखा हुआ है वहां वहां पे आपने लिख दिया आई डी प्लस आई क्यू। तो यहाँ पे ये देखो इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे आई ए लिखा हुआ था, यहाँ पे आई ए था तो इसने इसकी जगह ये पुट कर दिया, यहाँ पे भी आई ए था तो इसकी जगह इसने ये पुट कर दिया। इस तरह से जब आपने अपनी इक्वेशन अरेंज करी तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है ये, कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप और एक क्यू एक्सिस के अक्रॉस और एक डी एक्सिस के अलोंग आ जाएगा आपके पास। तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, वही बिल्कुल ये फेजर डायग्राम देखिए, पहले वोल्टेज एक्सिस बनाओ। अब आपने सपोज लैगिंग लोड बना, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए तो करंट कैसा होगा, लैग करता हुआ होगा, तो आप इसके बारे में ये बनाओगे। ये तो अपन उसमें भी करते थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या करना है, अगर वो आपको बोल रहा है सेलियंट ये आपको फेजर डायग्राम बनाना है, अगर वो आपको बोलता है सिलेंड्रिकल के लिए बनाना है तो आप क्या करते हैं, अच्छा ये करंट की डायरेक्शन है तो यहीं से आप आई ए आर ए बनाया, इसके 90 डिग्री पे आई ए एक्सिस बना दिया और ये तरह से हम करंट कर दीजिए, इतना होता। लेकिन अभी अपन किसके लिए बना रहे हैं, सेलियंट पोल के लिए। सेलियंट पोल में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। तो करंट के भी दो पार्ट होंगे, आई क्यू और आई डी। तो सबसे पहले आप ये जो करंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। ये आपकी करंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, एक इस एक्सिस के अलोंग एक इस वाले एक्सिस के अलोंग। तो ये 90 डिग्री पे ऐसे अपन ने लिख दिया आई क्यू, ये इसके अलोंग है तो इसको अपन ने यहाँ पे हो गया आई डी और यहाँ हो गया आई क्यू। इस तरह से अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो सिंपल आई ए आर ए है, तो इसी की एक्सिस की अलोंग अपन ये वाली ड्रॉप की। अब इसके बाद में अपन को क्या ड्रॉ करना है, अपना डायग्राम ये है कि वी प्लस आई ए आर ए प्लस एक्स वन आई डी प्लस एक्स एल आई क्यू प्लस एक्स ए डी आई क्यू प्लस एक्स ए क्यू आई क्यू। ये दोनों क्या के लिए, ये दोनों क्या रिएक्टेंस के लिए और ये है रेजिस्टेंस के लिए। तो बस अपन ये इसी को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपने वोल्टेज ड्रॉ कर दी इस तरह से, उसके बाद में आपने करंट ड्रॉ कर दिया, करंट के दो पार्ट डिवाइड कर दिए। अब आपको इस वोल्टेज में क्या ऐड करना है, आई ए आर ए। इस वोल्टेज यहाँ पे खत्म हुआ तो यहीं पे ऐड करो आई ए आर ए। आर आ गया मतलब 0 डिग्री एंगल, तो जहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट है उसी के डायरेक्शन में आप इतना से इंक्रीज कर, तो ये हो गया आपका आई ए आर ए। उसके बाद में अपन को क्या करना है, अपन को करना है इसमें
लीकेज रिएक्टेंस, तो X1 ID, तो मतलब जो ID की डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन की जो ID की डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री की डायरेक्शन पे अपन को ड्रॉ करना है। तो ID की डायरेक्शन क्या है, ये, यानी कि इस वाली डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये एंगल बनाया है इसने 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका X1 ID। उसके बाद में आपको क्या बनाना है, X1 IQ, मतलब जो IQ की डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पे आपको ये बनाना है। IQ की डायरेक्शन क्या है, ये अब ये अपन यहाँ तक पहुंच गया, तो इससे 90 डिग्री क्या होगी, यहाँ पे आ गया X1 IQ। ठीक है, अब उसके बाद में आपको बनाना है आर्मेचर रिएक्शन, तो XAD इन द डायरेक्शन ऑफ ID। ठीक है, तो XAD मतलब ये जो ID की डायरेक्शन है, अगेन इससे 90 पे जाओ, ये डायरेक्शन इससे 90 कहाँ बनेगा ये। फिर IQ मतलब ये जो डायरेक्शन है इससे अगेन 90 पे आओ, ये इस तरह से लास्ट में इसको ओरिजिन से मिला दो, तो ये हो गया आपका ई, जनरेटेड ई। पहले अपने पास क्या था, पहले अपन को करना होता था V प्लस IA RA प्लस IA प्लस IA आर्मेचर रिएक्शन अक्रॉस, इतना होता था पहले। तो अब अपन ने क्या किया, ये तो है, ये तो है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर, ID एक्सिस के अलाउंग, IQ एक्सिस के अलाउंग, इसको भी अपन ने दो पार्ट के अलाउंग डिवाइड कर दिया, एक ID एक्सिस के अलाउंग और एक IQ एक्सिस के अलाउंग, बाकी करना वही सेम चीज है। इस तरह से अपना ये फेजर डायग्राम हो जाएगा और लैगिंग पावर फैक्टर। इसी फेजर डायग्राम को इसमें ये बीच वाली चीजें हटा के इसमें वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम फॉर सेलियंट फोर्स इंडक्शन मोटर। कुछ रिपीट करो इसका फेजर डायग्राम, कुछ डाउट है इसमें। ये है आपका बेसिकली टू रिएक्टर थ्योरी, तो आपके एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द टू रिएक्टर थ्योरी फॉर सिंक्रोनस, फॉर सेलियंट फोर्स सिंक्रोनस जनरेटर एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फेजर डायग्राम। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये बताना होता है कि सेलियंट पोल में ऐसे क्या चीज है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सेलियंट पोल पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे। इसमें क्या है आपके पास, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। फिर आप बताओ कि डी एक्सिस क्या होता है, क्यू एक्सिस क्या होता है, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है। एमएमएफ इसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एमएमएफ डिफरेंट होंगे तो फ्लक्स डिफरेंट होंगे। फिर अपन बाद में बोल देते हैं कि करंट भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होगी। तो फिर ये टू रिएक्टेंस थ्योरी क्या बोलती है, किस तरह से आपने इनको डिवाइड किया, ये अपन को एक्सप्लेन करना होता है, और फिर उसके बाद में सी इक्वेशन लिख के इनका ये फेजर डायग्राम बनाना होता है। समझ आया कुछ, कोई टॉपिक है जो अपन को रिपीट करना है।